Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज? देखो, हमने स्टार्ट किया था कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले हमने ये समझा कि मीनिंग क्या होता है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या था? मतलब हर तरह से मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, बिहेवियर, एवरीथिंग दैट शुड बी वेल बीइंग, टोटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब हम बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, राइट। उसके बाद हमने समझा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, कौन कौन से फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कि इस पॉपुलेशन पे रोक कैसे लगाई जाए। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड्स विच आर इजिली अवेलेबल। ठीक है, तो हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स के आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस किया। बहुत सारे बर्थ कंट्रोल के मेथड्स जैसे कि हमने डिस्कस किए, नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं, बैरियर मेथड्स क्या होते हैं, और आईयूडीज क्या होते हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से थे वो डिस्कस किए। और साथ ही साथ हमने और क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किए थे दैट इज सर्जिकल मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ये सब डिस्कशन हमने कर ली थी। ठीक है, ये आपके सामने है सर्जिकल मेथड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखो, अब हमारे पास हमने बात की थी कि अगर कोई भी फीमेल, एमनियोसेंटेसिस के बारे में हमने समझा था, राइट। हमने क्या समझा एमनियोसेंटेसिस में कि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर एक फीमेल चाहे तो मतलब 3 मंथ्स के बाद एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से ये पता करवाया जा सकता है कि क्या बच्चे को कोई जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, ताकि उसका टाइमली डायग्नोज अगर हो पाए तो हम उसको ट्रीट भी कर पाए। बट एमनियोसेंटेसिस का होने लग गया मिसयूज। ठीक है, तो लोगों ने इसका यूज करना किस लिए शुरू कर दिया? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अगर पता लग जाए सेक्स डिटर्मिनेशन में कि जो बेबी है मदर के अंदर वो अगर एक फीमेल है तो उसको किल कर दिया जाता है। ठीक है, तो फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए अब एमनियोसेंटेसिस पे लगा दिया गया है बैन, राइट। बट फिर भी इलीगल तरीके से अगर एमनियोसेंटेसिस होता है तो जनरली जो एमटीपीज दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दिया जाता है। अब इसको हम लीगल करें कि नहीं करें, ये गवर्नमेंट का एक बहस का मुद्दा था, राइट। अब देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम आज इस चैप्टर के अंदर ये समझेंगे कि होती क्या है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये रहेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, एज वेल एज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं ART, आर्ट की मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, बिकॉज टाइम सभी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेस हमारा है कंप्लीटली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बेस मानकर हम अपनी पूरी 11th, 12th और नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। और आपको क्या करना है? अपना फोकस रखना है एनसीईआरटी के एक एक वर्ड पर। ठीक है, सिर्फ हाईलाइट करने से, अंडरलाइन करने से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को समझना पड़ता है और तब जाके क्या होती है, नीट के अंदर हमारा 50% हम जब अपना सिलेक्शन है ना वो बायोलॉजी पढ़ के हम अपना कंफर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, बस अच्छे से जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है और क्लास में ही कोशिश कीजिए छोटे छोटे अपने नोट्स बनाने की, राइट। चलो, अब देखो हमने क्या देखा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, नंबर 1, इट इज इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब अपनी इच्छा से। ठीक है, तो वर्ड को मार्क करूंगी, इंटेंशनल, दैट इज इट इज इंटेंशनल या वॉलेंट्री। प्रेगनेंसी को फुल टर्म होने से पहले ही टर्मिनेट करना। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, उसको बोलेंगे MTP। ठीक है, अगर हम एक डाटा के अकॉर्डिंग, एक सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें, पूरे वर्ल्ड में एक साल में कम से कम 45 से लेके 50 मिलियन MTPs परफॉर्म की जाती हैं। सोच लो ये कितना नंबर है। ठीक है, मतलब जितनी फीमेल्स कंसीव करती हैं ना उसमें से 1/5 नंबर है ये जो
एमटीपीज हो जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एमटीपी की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, राइट। हालांकि एमटीपी का ये पर्पस नहीं है कि एमटीपी गवर्नमेंट नहीं कहती है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज करने के लिए एमटीपी करवाओ। पॉपुलेशन डिक्रीज करनी है, पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना है, तो भाई पहले से ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन कि हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एमटीपी से नो डाउट पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, बट इट इज नॉट द पर्पस ऑफ एमटीपी, राइट। चलो देखो, इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन में बोलते हैं, वेरी राइट। 45 से लेके 50 मिलियन जो एमटीपीज हैं उनको पूरे साल में परफॉर्म किया जाता है, जो 1/5 पार्ट है किसका, टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज का एक साल में, ठीक है। ऑब्वियसली एमटीपी का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है ना, किसमें, डिक्रीज करने में पॉपुलेशन को, राइट। हालांकि ये इसका पर्पस नहीं है। अब इसको एक्सेप्ट करें, लीगलाइज करें या नहीं करें, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब डिबेटेबल सा क्वेश्चन है बहुत सारे कंट्रीज में आज भी। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे बेटा इमोशनल फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, इथिकल है कि सही नहीं है, ये बहुत सारी मतलब अभी भी डिबेट्स हैं, रिलीजियस फैक्टर है, या बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जो इस सब के अंदर इन्वॉल्व है। इमोशनल कैसे हो सकता है, एक फीमेल नहीं करवाना चाहती बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर अगर उसको रेडी कर लिया जाए, उसको मतलब माइंड उसका प्रिपेयर कर दिया जाए फॉर एमटीपी, ठीक है, तो हो तो गया उसकी इंटेंशन से, बट कहीं ना कहीं वो अगर प्रेशर में कर रही है तो बहुत सारे इमोशनल फैक्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं। इथिकली किसी भी बेबी को या किसी भी लाइफ को खत्म करना, इज इट इथिकल, नहीं है। बट क्या बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोका जाए या नहीं रोका जाए, या कोई भी अगर बच्चा एबनॉर्मल अगर आ जाता है ड्यू टू एनी रीजन ना, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी हो सकती है, तो क्या एबनॉर्मल बच्चे को बर्थ ना देना सही है या गलत है। तो ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके पीछे क्या है, डिबेट चलती रहती है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने देखो अब क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज कर दिया। याद रखेंगे ये वाली बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज कब किया बेटा, 1971 में, बट कंडीशंस अप्लाई, कुछ शर्तों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को कर दिया है लीगलाइज। कंडीशंस क्यों लगाई, ताकि इसका कोई भी मिसयूज ना कर सके। एमनियोसेंटेसिस से अगर मान लो बेबी का सेक्स पता लग जाए और उसके बाद आपको पता है एमनियोसेंटेसिस होगा 3 मंथ्स के बाद, ठीक है, 12 वीक्स के बाद, अगर 12 वीक्स के बाद फीमेल को एमटीपी करवाना पड़ता है दैन इट इज मच रिस्कियर। अगर एमटीपी करवाना है दैट शुड बी बिफोर 3 मंथ्स। तो ऐसी कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने अप्लाई कर रखी हैं, ठीक है। सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स, ठीक है, विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर ना फीमेल फिटिसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। फीमेल्स को बर्थ लेने से पहले ही किल कर दिया जाता है। हालांकि अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, बट फिर भी अभी भी ये ट्रेंड में है, तो इसलिए कुछ शर्तों के साथ एमटीपी को किया गया है लीगलाइज, ठीक है। लीगल कब है अब एमटीपी, पहले तो क्वेश्चन का आंसर तो व्हाई एमटीपी क्यों ऑब्वियस सी बात है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना चाहते हैं कपल, है ना। दैट कैन बी ड्यू टू अनवांटेड प्रेगनेंसी, कब हो सकती है, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स, ठीक है, या फेलियर हो जाए किसी भी जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया दैट गॉट फेलियर, ठीक है, फेल हो गया जिसकी वजह से क्या होगी, प्रेगनेंसी हो गई, और अभी जो पेरेंट्स है वो रेडी नहीं, मतलब जो कपल है वो रेडी नहीं है प्रेगनेंसी की लायबिलिटीज लेने के लिए। और एमटीपीज आर ऑल्सो एसेंशियल, जरूरी हो जाती है बेटा कुछ केसेस में, कब, जब कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी मदर के लिए हार्मफुल है, फीटस के लिए हार्मफुल है, और इवन के दोनों की लाइफ को भी रिस्क हो सकता है, राइट। तो ऐसे केस में एमटीपी को माना गया है कि ये करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। बट नो डाउट कंडीशंस क्या है, डॉक्टर की परमिशन के बिना, डॉक्टर उसको लीगलाइज अगर मतलब इसमें कुछ कंडीशंस है कि 3 मंथ से पहले तो ठीक है एमटीपी को मान लेते चल जाता है, ठीक है, एक मेडिकल प्रोफेशनल ने कर दिया। उसके बाद अगर 3 मंथ से ऊपर करवाते हैं तो पूरे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्टर की परमिशन लगती है, किस रीजन से एमटीपी हो रहा है वो सब बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये आता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो लीगलाइज किया कि क्या क्या शर्तें रहेंगी, ठीक है। चलो एक बार देखो छोटे नोट्स हमारे, एमटीपी को
फुल इसका मीनिंग क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। क्या मतलब होता है इसका? इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेट करवा दिया जाए प्रेगनेंसी को बिफोर फुल टर्म, राइट। ओके, इंडियन गवर्नमेंट ने कब लीगलाइज किया? 1971 में, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। कब करवा सकते हैं एमटीपी? जब अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना हो। दैट कैन हैपन इन केस ऑफ रेप, कैजुअल प्रोटेक्टेड सेक्स या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स, या कॉन्ट्रासेप्टिव किसी भी वजह से फेल हो जाए, राइट। या क्या होगा अगर पता लग जाए पहले ही कि बेबी के अंदर क्या है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है, ठीक है। तो ड्यू टू एनी रीजन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। कोई भी रीजन हो सकता है। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? दैट इज एमटीपी। चलो आगे देखो। एमटीपीज जैसे कि हमने डिस्कस किया, कब सेफ है? 3 महीने से बेटा पहले करवा दो, 3 मंथ से पहले करवा दो, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले ही। अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा दिया जाए देन इट इज सेफ, बहुत हद तक सेफ है, मतलब 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो अबॉर्शन होते हैं दीज आर मच रिस्कियर, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और जो एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये ऑब्जर्व किया गया है कि जनरली जो एमटीपीज है वो परफॉर्म करी जाती हैं इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, क्योंकि एमटीपी के साथ लगी है कुछ लीगल टर्म्स। 3 महीने के बाद अगर एक फीमेल एमटीपी करवाती है तो उसको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा क्यों 3 महीने के बाद वो अबॉर्शन करवा रही है, ठीक है। तो जनरली लोग जो 3 मंथ्स के बाद जो एमटीपी करवाते हैं वो कहीं ना कहीं 90% केसेस के अंदर ये देखा गया है टू किल दैट फीमेल बेबी। अगर फीमेल फिटिसाइड की वजह से एमटीपी करवाई जा रही है दैन इट इज इलीगल, इसके लिए परमिशन नहीं मिलती है। तो कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर इसका काम कौन करते हैं? ये अनक्वालिफाइड जो दाई होती है ना घर में बेटा, वो लोग कर देती हैं ऐसी। तो सोचो अनक्वालिफाइड लोगों ने, ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि 3 महीने के बाद अगर बेटा प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है इट इज रिस्कियर, और कर भी कौन रहा है? अनक्वालिफाइड लोग जिनको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो अनसेफ तो है ही है, बट मदर की जान को खतरा भी हो सकता है। हाउ रिस्की इट इज, सो इसके ऊपर बैन लगाना बहुत जरूरी है। तो लीगल भी अगर करना है तो कुछ शर्तों के साथ। तो वो शर्तें क्या हैं कि 3 मंथ्स के बाद अगर करेंगे तो रीजन बताना पड़ेगा, डॉक्टर का परमिशन होगा, और अगर उससे बाद में करते हैं तो शायद 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन भी लेना पड़ जाए, राइट। दूसरा डेंजरस ट्रेंड बेटा इसका क्या है? मतलब वही जो हमने डिस्कस किया, मिस यूज है एमनियोसेंटेसिस का। बेबी का, अनबॉर्न बेबी जो भी पैदा ही नहीं हुआ उसका सेक्स पहले ही पता करके उसको किल कर देना, दैट इज अ क्राइम। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP, which is totally against the law, which is legal. Such practices, ऐसी practices को avoid करना है, क्योंकि ये बहुत बच्चे के लिए as well as young mother के लिए क्या है, बहुत ही dangerous। और effective counseling चाहिए बेटा इस केस में। Need to avoid unprotected sex। पहली बात तो अगर unprotected sex की वजह से अगर कोई unwanted pregnancy हो गई है तो ये counseling जरूरी है करना कि to avoid unprotected coitus। और जो रिस्क फैक्टर है इलीगल अबॉर्शन में वो भी कपल्स को बता दो कि अगर भाई तुम 3 महीने के बाद तुम अगर करवाते हो एमटीपी दैन इट इज कितने खतरे वाली बात है ये, ठीक है। तो बेसिकली एमटीपी के साथ कुछ डेंजरस फैक्ट जुड़े होने की वजह से इसको हम कंप्लीटली लीगलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर हम करेंगे कंसिडर। उस टाइम पे क्या चाहिए? एक्सपर्टीज चाहिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के एक्सपर्टीज के साथ होना चाहिए, राइट। तो आई होप एमटीपी का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, ठीक है, हाँ, दिस थिंग वी हैव डन। अब हम बात कर रहे हैं बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पे आ जाओ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो डिस्कशन है बिना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के दैट इज अधूरा है वो। अगर हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को नहीं समझा तो हेल्थ का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा ना, राइट। तो देखो बेसिकली
क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, नाम से ही समझ में आ रहा है, वो डिजीजेस जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होती हैं उनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, डिजीजेस और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या हम बोलेंगे विनरल डिजीजेस, या बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, देखो इन डिजीजेस के अंदर आएंगे बहुत सारी डिजीजेस बेटा बैक्टीरिया कॉज करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस वायरस कॉज करते हैं, और बहुत सारे डिजीजेस फंगस से भी हो सकती हैं और इवन प्रोटोजोन से भी हो सकती हैं। कुछ नाम है आपके सामने, जैसे कि आपने सुना होगा गोनोरिया के बारे में, सिफिलिस के बारे में, जेनाइटल हर्पिस के बारे में, क्लेमाइडियोसिस के बारे में, जेनाइटल वॉर्ट्स क्या होते हैं हम देखेंगे अभी, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन दैट इज HIV एड्स। HIV जो वायरस है दैट लीड टू एड्स, दीज आर सम ऑफ द कॉमन STDs। ठीक है, इनमें से अगर हम बात करें तो HIV जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, और इनमें से कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी, HIV, ये ट्रांसमिट हो सकती है बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, और इन्फेक्टेड मदर से इवन बच्चे में भी हो सकती हैं। अगर हम कुछ को छोड़ दें, जैसे कि हेपेटाइटिस बी को छोड़ दें, जेनाइटल हर्पिस को छोड़ दें और HIV इन्फेक्शन को छोड़ दें, सारी की सारी डिजीज कंप्लीटली क्योरेबल है। शर्त ये है अर्ली डायग्नोज कर लो, अर्ली ट्रीटमेंट दे दो पेशेंट को, राइट? ओके, अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ जो डिजीजेस के होते हैं माइनर, और जनरली इनको इग्नोर कर देते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और इनमें बेसिकली क्या आता है? ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स एटसेट्रा इन द जेनाइटल रीजन। ठीक है, और इन्फेक्टेड फीमेल हो सकता है एसिम्टोमेटिक हो, और इसलिए बहुत लंबे टाइम तक उनके अंदर जो डिजीजेज हैं वो डायग्नोज अनडिटेक्टेड रह जाती है। ठीक है, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, और कुछ बेटा सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि लोग जल्दी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ड्यू टू मतलब ऐसा मानते हैं कि एक तरह से पीपल आर नॉट ओपन टू डिस्कस अबाउट दीज डिजीजेस, तो जिसकी वजह से बहुत सारी उनकी जो डिजीजेज हैं वो अनडिटेक्टेड रह जाती हैं। ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, हम सारी की सारी STDs को डिवाइड करके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में नॉलेज लेते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अगर मैं डिजीजेस की बात करूं, जिनको हमने बोला विनरल डिजीजेस, या हम क्या बोल रहे हैं RTI, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीजेस, दे कैन बी बैक्टीरियल, जैसे कि हमने क्या क्या देखा, बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो तो गोनोरिया, कॉज बाय गोनोरियासिस, ऐसी सिफिलिस को डिस्कस करेंगे, क्लेमाइडियोसिस को डिस्कस करेंगे। ये वाले डिजीजेस क्या है बेटा? दीज आर बैक्टीरियल, राइट? देन आ जाओ वायरल डिजीजेस कौन सी हो सकती है? हर्पिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, एड्स भी, HIV वायरस, हेपेटाइटिस बी, ये आती है बेटा वायरल की कैटेगरी में, राइट? फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीजेस कैन बी थ्रू फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस हो सकती है, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस हो सकती है, दैट इज ड्यू टू प्रोटोजोन। तो चलो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट क्लेमाइडियोसिस। क्लेमाइडियोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है वो? क्लेमाइडियोसिस ट्रैकोमैटिस, दिस इज बैक्टीरियल, दिस डिजीज इज बैक्टीरियल, ठीक है, क्लेमाइडियोसिस इज बैक्टीरियल, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, नाम याद रखेंगे, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, दैट इज अ बैक्टीरिया विच इज कॉजिंग दिस इन्फेक्शन। मेल्स के अंदर क्या क्या सिम्टम होंगे अगर ये वाली डिजीज हो जाए तो? बैक्टीरिया से कॉज हो रही है, याद रखेंगे। पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन पास करते वक्त एक मेल को एक्सेस में पेन फील होगा, राइट? थिक पस लाइक डिस्चार्ज आएगा पेनिस से, ठीक है। और फीमेल्स की बात करें तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी बेटा सर्विक्स की, यूट्रस की, और इवन फेलोपियन ट्यूब की भी इन्फेक्शन हो सकती है, राइट? और अगर ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाए, इसको ट्रीट ना किया जाए, तो दैट कैन लीड टू PID,
PID का मतलब पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या बोलेंगे? पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब पूरे पैल्विक रीजन का इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है। तो दैट कैन लीड टू स्टरलिटी, मतलब हो सकता है एक फीमेल प्रेग्नेंट ही ना हो पाए, दैट इज नोन एज स्टरलिटी, ठीक है। ये हुई क्लेमाइडियोसिस। ट्रीटमेंट क्या देंगे? एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मोस्टली जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं उनके लिए हम एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ट्रीट हो सकती है, दीज आर क्यूरेबल, बट यहाँ पे याद रखोगे बेटा इस बैक्टीरियम के अगेंस्ट पेनिसिलियम इज नॉट इफेक्टिव, ठीक है। क्लेमाइडियोसिस कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय पेनिसिलियम, राइट। चलो दूसरी आ जाओ। दूसरी बैक्टीरियल डिजीज है हमारे पास, फर्स्ट है क्लेमाइडियोसिस, सेकंड है हमारे पास गोनोरिया। गोनोरिया इज कॉज्ड बाय निसीरिया गोनोरी, कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरियम निसीरिया गोनोरी। ये क्या है बेटा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है। इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम डिप्लोकोकस, राउंड शेप के जैसे कि हम बनाते हैं ना ऐसे, ये बात याद रखोगे, दिस इज डिप्लोकोकस, राइट। सिम्टम क्या क्या है? मेल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इससे, गोनोरिया से। क्या होगा इसके अंदर? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन की और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यूरिनेशन, मिक्चुरेशन जिसको बोलते हैं ना, यूरिन पास करते वक्त देयर विल बी बर्निंग सेंसेशन के साथ होगी यूरिनेशन, राइट। याद रह जाएगा, मेन आपको याद रखना है कॉजेटिव एजेंट निसीरिया गोनोरी। क्लेमाइडियोसिस के लिए क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, राइट। चलो आगे आओ, फिर आते हैं बेटा। अच्छा एक चीज और याद रखो, गोनोरिया जो है ना फीमेल्स के अंदर, इवन अगर ये इन्फेक्शन हो जाए, दिस कैन लीड टू आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है बेटा? आर्थराइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो कॉज, और अगर ये इन्फेक्शन न्यू बॉर्न बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी अगर इन्फेक्ट हो जाए इससे, तो दैट कैन कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, और उस टर्म को बोलते हैं ऑप्थेल्मा नियोनेट्रम इन न्यू बॉर्न इन्फेंट। क्या होगा इसके अंदर? आइज की डिजीज हो जाएगी बेटा, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, ठीक है। किसके बारे में बात की हमने? गोनोरिया देख लिया। बैक्टीरियल डिजीजेस थी, एक और आ जाओ बैक्टीरियल डिजीजेस में, दैट इज सिफिलिस। पक्का से नाम सुना होगा आपने, राइट। कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। इट इज ट्रांसप्लेसेंटल, मतलब मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये बेबी के पास न्यू बॉर्न जो फीटस है, फीटस भी इन्फेक्ट हो सकता है सिफिलिस से बाय मदर, और इसको बोलेंगे बेटा कंजेनाइटल सिफिलिस, मतलब बाय बर्थ ही। जब उसका बर्थ होगा तो उसका बर्थ होगा सिफिलिस के साथ, अगर मदर इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब मदर से इन्फेक्शन कैसे जाता है बच्चे तक? थ्रू प्लेसेंटा, तो दैट इज ट्रांसप्लेसेंटल, राइट। और देखो सिफिलिस के अंदर ना बेटा 3 स्टेजेस में आपको ये डिजीज नजर आती है। पहले स्टेजेस में क्या होता है कि सिंपल कुछ सोर्स से नजर आते हैं, ठीक है। सोर्स क्या होते हैं? बेसिकली दिस आर ड्राई हार्ड बैक्टीरिया फिल्ड, एक तरह से इरप्शंस होती हैं, ठीक है। बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे दाने दाने से हो जाते हैं, इनको बोलते हैं शैंक्री। बस इतना ही याद रखना, डिटेल हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इन सारी डिजीजेस को, ठीक है। और 90% जो सिफिलिस के जो लेजन्स हैं, जो डिजीज है, जो शैंक्री है, दे आर सीन ऑन जेनाइटल्स, और 10% लिप्स पे या फिंगर्स पे भी नजर आ सकते हैं, ठीक है। ये हुई फर्स्ट स्टेज में। फिर क्या होता है? ये जो शैंक्री थे, छोटे छोटे से इरप्शंस थी ड्राई हार्ड, उनके अंदर क्या भरना शुरू हो जाएगा? फ्लूइड भरने की वजह से लेजन्स अपीयर होंगे। क्या अपीयर होंगे? लेजन्स अपीयर होंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज तक अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, हालांकि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक की हेल्प से इसको ट्रीट किया जा सकता है, बट अगर मान लो किसी वजह से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये सिफिलिस फैल जाती है थर्ड स्टेज में, और जहां पे अपीयर होते हैं बहुत सारे फ्लूइड फिल्ड सोर्स, अब जिनको बोलेंगे गमी। क्या बोलेंगे? गमी। और दैट कैन लीड टू मेंटल डिसऑर्डर, ब्रेन तक भी ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है। देख लो कितना खतरनाक है अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया तो, ठीक है। चलो और क्या रह गया बेटा? ये होगी बैक्टीरियल डिजीजेस। वायरल पे आ जाओ। वायरल में कौन कौन से आ गए? जेनाइटल हर्पिस आ गई, ये वाली वायरल है, दीज आर वायरल, राइट। टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से कॉज होगी जेनाइटल हर्पिस।
वाटरी ब्लिसर्स हो जाएंगे, कहाँ पर? जेनिटेलिया पर। वायरस जैसे ही ये जो आपके ब्लिस्टर्स हैं जेनिटेलिया के ऊपर, जब भी रप्चर करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, वायरस आगे ट्रांसमिट कर जाएगा। वायरस स्प्रेड्स ऑन रप्चरिंग ऑफ ब्लिसर्स। ब्लिसर्स के रप्चर होने की वजह से वायरस स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, दूसरी डिजीज आ जाओ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दैट इज HPV। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग जेनाइटल वॉट्स। स्किन के ऊपर, इसको मस्से बोलते हैं, लाइक स्किन के ऊपर इस तरह से कुछ आउटग्रोथ सी आ जाती हैं जिनको बोलते हैं वॉट्स। ठीक है, और दिस वायरस may cause cervical cancer। ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा, सर्विक्स का कैंसर जिसको बोलते हैं, दैट इज caused by HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये हुई बेटा वायरल डिजीजेस। फिर आ जाओ फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हमने किसको डिस्कस किया? कैंडिडा एल्बिकेंस को। कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से हो सकती है वेजाइनल कैंडिडियासिस, दिस इज फंगल इन्फेक्शन। तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम इसमें, ये भी ठीक हो सकती है। ट्रैकोमोनास वेजिनालिस डिजीज कॉज करेंगे ट्राइकोमोनासिस, और दिस इज अ प्रोटोजोन। ठीक है, तो ये हुआ कुछ डिस्कशन अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस that may be bacterial, that may be viral, that may be fungus, that may be caused by protozoan। ठीक है, चलो एक बार जरा देखते हैं NCERT। हमने क्या पढ़ा अभी जितनी भी ये डिजीजेस हमने डिस्कस की, ये सब क्या कॉज कर सकती हैं? विच इंक्लूड pelvic inflammatory diseases, इवन अबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर, जैसे कि हमने डिस्कस किया HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कहाँ के? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के। ठीक है, STDs ना, दीज आर द मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी, हम हेल्थ की तो बात ही नहीं कर सकते ना अगर डिजीज हो गई तो, राइट? तो दिस इज अ थ्रेट। कब किससे फैल जाए? क्योंकि पहली बात तो लोग जल्दी से बताते नहीं है, डॉक्टर के पास जाते नहीं है, ट्रीटमेंट लेते नहीं है, और अनप्रोटेक्टेड ये जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स की वजह से आगे डिजीजेस स्प्रेड होती रहती हैं। ठीक है, इनमें एक बड़ा मेन काम जो हमारा रह गया, दैट इज एड्स के बारे में हमने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि एड्स को हम पढ़ेंगे बेटा कौन से चैप्टर में? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले में। बट यहाँ पे आपको बता दूं, दैट इज RNA वायरस, HIV वायरस, दिस इज RNA वायरस की वजह से डिजीज कॉज होती है। और फुल नेम क्या है बेटा इसका? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स के अंदर होगा क्या? पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम की हो जाएगी डेफिशिएंसी। HIV वायरस ने जैसे ही अटैक किया बॉडी के अंदर, बॉडी एक्वायर कर लेगी सब, मतलब इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से पूरे के पूरे बॉडी के सिस्टम दे आर मोर प्रोन टू कैच एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें सिम्टम्स कौन से आएंगे? जो भी ऑर्गन इन्फेक्ट हो गया, मतलब जो भी ऑर्गन इफेक्ट हो गया, मान लो इसे लंग्स से, मान लो आपको सिंपल एड्स के पेशेंट को मान लो एक सिंपल जुकाम ही हो गया, कोल्ड हो गया। नॉर्मली जो कोल्ड है 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। बट एड्स के पेशेंट में क्या होगा बेटा? इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि जरा सा अगर कोल्ड भी हो गया तो वो सीधा जाके निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये, छोटी सी डिजीज से भी बॉडी फाइट नहीं कर पाती है, तो इसको बोलते हैं इम्यून की डेफिशिएंसी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। डिटेल्स जो है इस एड्स की हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, राइट? चलो अभी आपको ये याद रखना है कि दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, अब क्या करें बेटा? प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। जितनी भी STDs है उनकी अर्ली डिटेक्शन, सबसे पहले तो बेटा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर डिजीज हो भी गई है, प्रिवेंशन नहीं किया या व्हाटएवर किसी वजह से अगर डिजीज हो गई तो भाई उसका अर्ली डायग्नोज कर लो। अर्ली डायग्नोज होने के बाद उसका अर्ली ट्रीटमेंट ले लो, यही सॉल्यूशन है हमारे पास। अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेस, जिसमें हमें पूरा ध्यान देना है अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। ठीक है, हालांकि
सारे के सारे पर्सन इन इन्फेक्शंस को कैच कर सकते हैं, बट ज़्यादा इंसिडेंसेस कहाँ है? अमंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स। 15 to 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, ये वो एज ग्रुप है जिसको आप बच्चे भी बिलोंग करते हो, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, यू हैव टू बी केयरफुल। पहली बात, किसी भी तरह की गलत आदतें, जैसे कि कोई भी, जैसे जो ड्रग्स लेते हैं, किसी भी सिरिंज से अपने अंदर वो ड्रग्स ले लेते हैं, तो होश तो होता नहीं है और थोड़ी सी समझ की भी कमी होती है ना। इस वजह से क्या होता है, इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज़ करते रहते हैं। ड्रग्स तो खैर हमें कम्प्लीटली नो ही कहना है, उस तरफ जाना ही नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये सोचना चाहिए कि इन सब डिजीजेस के कितने सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। तो इस एज ग्रुप में प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन इज़ रिकमेंडेबल। कोई भी रीज़न नहीं है पैनिक होने का, क्योंकि प्रिवेंशन पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस। बस कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, वो अपने देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहली बात, ये इस एज ग्रुप के लोगों को स्पेशली, वैसे तो सभी की बात हो रही है, स्पेशली इस एज ग्रुप के लोगों को, बच्चों को, दे शुड अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स एंड अननोन पार्टनर्स। नंबर 2, ऑलवेज यूज कंडोम। जैसा कि हमने डिस्कस किया था बर्थ कंट्रोल वाले मेथड्स में, कंडोम्स एक ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू एसटीडीज को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, राइट। इन केस ऑफ डाउट, अगर जरा सा भी डाउट होता है तो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके और कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल सके अगर डिजीज डायग्नोज होती है तो। ठीक है, तो प्रिवेंशन, पहली बात याद रखना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो ये एसटीडीज का डिस्कशन हुआ हमारा। अब हम बात कर रहे हैं वो कपल्स जो किसी भी वजह से कंसीव नहीं कर पाती है, फीमेल्स विच आर नॉट एबल टू कंसीव, जिनके मतलब प्रेगनेंसीज नहीं हो पाती हैं, ऐसे कपल्स को बोलते हैं इनफर्टाइल, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। ठीक है, देखो, our discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are not able to produce babies, unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. Definition में इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर वो जो भी कपल है एक साथ रह रहे हैं, सेक्सुअली एक साथ रह रहे हैं, राइट, एंड दे आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसके बावजूद भी अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केस को बोलेंगे इनफर्टिलिटी। ठीक है, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिकल रीज़न भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, राइट, कोई भी कंजेनिटल बाय बर्थ कोई डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है, ड्रग्स की आदत हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इंडिया के अंदर। और अक्सर हमने ये देखा है कि एक फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर नॉट हैविंग बेबीज, ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट ज़्यादातर ये देखा गया है कि प्रॉब्लम मेल पार्टनर में मिलती है, ना कि फीमेल पार्टनर में। ठीक है, इंडिया के अंदर फीमेल को बेबीज ना होने के पीछे या लड़की होने के पीछे ब्लेम किया जाता है, पर जिसके पीछे हमें पता है बेबी का जो सेक्स है वो भी फादर डिसाइड करता है। एज अ बायो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल। और साथ ही साथ मेल पार्टनर इज मोर रिस्पॉन्सिबल, हो सकता है उसका स्पर्म काउंट कम हो सकता है उसके स्पर्म्स हेल्दी ना हो, राइट। तो बेसिकली क्या है, मेल पार्टनर को, अच्छा अब क्या स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स दैट इज इनफर्टिलिटी
क्लिनिक्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं डायग्नोसिस में और करेक्टिव ट्रीटमेंट देने में इन डिसऑर्डर्स का। बट सोसाइटी के अंदर ऐसा माना जाता है कि मेल जो है वो कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो मेल ये जो फैमिली का प्रेशर है फीमेल को ब्लेम किया जाता है, मेल को नहीं बोला जाता कि ही शुड गो फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। जबकि दोनों कपल्स को क्या चाहिए, जाके डॉक्टर्स को मिलना चाहिए, बिकॉज आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल है। Enable these couples to have children. However, जहाँ पे करेक्शन नहीं पॉसिबल है, नहीं ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, कपल्स को असिस्ट कर सकते हैं बेबीज होने में थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स जिनको कॉमनली हम बोलते हैं ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, याद रहेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। उसके बाद क्या करो, एम्ब्रियो को कर दो ट्रांसफर, मतलब पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर ओवम ले लिया, स्पर्म ले लिया, दोनों को फर्टिलाइजेशन करवा दिया, अभी समझेंगे हम, फिर उसको एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दो। ये तो हुआ एक मेथड। चलो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ART फुल फॉर्म याद रहेगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट इज आर्ट। ओके, इसमें क्या है बेटा, पहले आ गई IVF में क्या करना है बेटा, मान लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाती हूँ, ओवम लिया, फीमेल से ओवम कब मिलेगा, 14th डे जब ओव्यूलेशन होगा, फीमेल से ओवम या फीमेल गैमीट कह लो, और स्पर्म को, दिस इज मेल गैमीट, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, इन लैब। सेम वही वाली कंडीशन देनी है जो एक फीमेल के अंदर मिलती है, ठीक है, कब, फर्टिलाइजेशन के टाइम। तो दोनों का होगा फ्यूजन, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट ये फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पे, लैब में, कहाँ, इन टेस्ट ट्यूब, तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जब जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, चलो अब अपने ट्यूब की बात कर लेते हैं। ट्यूब का मतलब ये नहीं है कि ट्यूब को यूज कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब को यूज कर रहे हैं इसलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब नहीं, लैब के अंदर कर रहे हैं इसलिए इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। अब आपको पता है जाइगोट क्या करेगा, क्लीवेज होंगे उसके अंदर, तो जैसे ही ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड होना शुरू हो गया, तो उसी वक्त ही इस एम्ब्रियो को क्या कर देंगे, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट कैन बी यूट्रस, दैट कैन बी फेलोपियन ट्यूब। डिपेंड करता है कितने सेल्स का बना हुआ है जाइगोट, कितने, कौन सी स्टेज पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट, दैट इज नोन एज IVF, ठीक है। चलो, इन दिस पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवम लेते हैं कहाँ से, वाइफ से लिया बेटा, जो कि डोनर है, या मतलब कोई और फीमेल का भी ओवम ले सकते हैं अगर किसी वजह से जो मदर बनना चाह रही है उसके पास अपना ओवम नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन, तो दैट कैन बी डोनर फीमेल। और स्पर्म्स लेते हैं फ्रॉम द हस्बैंड, या स्पर्म डोनर के भी ले सकते हैं, ठीक है, आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म ए जाइगोट अंडर साइमुलेटेड कंडीशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशन, ठीक है, आर्टिफिशियल कंडीशन मतलब लैब के अंदर, राइट, ओके। इन द लेबोरेटरी द जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो, अगर 8 ब्लास्टोमियर तक वो डिवाइड कर गया, अर्ली एम्ब्रियो बन गया, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तब क्या होगा, देखो, अगर ये एम्ब्रियो है 8 ब्लास्टोमियर्स का, ठीक है, तब तो इसका ट्रांसफर कर दो बेटा फेलोपियन ट्यूब, ट्रांसफर इन फेलोपियन ट्यूब। किसका ट्रांसफर हुआ है, जाइगोट का ट्रांसफर हुआ फेलोपियन ट्यूब में, तो इसको हम बोल देते हैं जिफ्ट,
ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दैट इज नोन एज जिफ्ट, दैट इज नोन एज जिफ्ट। अप टू 8 ब्लास्टोमेर, ये बात याद रखनी है बेटा, दैट कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, अच्छा इन द फेलोपियन ट्यूब एंड एम्ब्रियोज विद जिसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हो, 16 सेलुलर स्टेज आ जाए। हमने देखा है जाइगोट डिवाइड करेगा, मरूला ब्लास्टुला, मरूला तक की स्टेज है तब तो बेटा रखो फेलोपियन ट्यूब में। अगर जाइगोट बन गया अब आपका ब्लास्टुला, तब इसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, यूट्रस के अंदर, उसको बोलेंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, ये तो होगी। और अगर यही एम्ब्रियो more than 8 blastomeres, more than 8 blastomeres, तब इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, यूट्रस के अंदर, ठीक है, और इसको बोलते हैं यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया तो IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर 8 ब्लास्टोमियर स्ट्रक्चर तक स्टेज है तब तो जाइगोट को ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में, अगर ज़्यादा है 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसको किस में कर देंगे, यूट्रस में, दैट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। चलो, टू कंप्लीट देयर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोज फाउंड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन में, फीमेल के अपनी बॉडी के अंदर, दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। मतलब क्या हो सकता है, इन विवो मतलब स्पर्म्स को अगर फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाए फीमेल ओवम के साथ, और जाइगोट को उस वुमेन से ले लो और दूसरी मदर के अंदर, मतलब जो बनना चाहती है मदर, उसके अंदर अगर हम ट्रांसफर कर दें तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं बेबी होने में। मतलब क्या होता है, बहुत बार फीमेल्स हो सकता है उनके पास एग तो होता है बट स्पर्म सही नहीं होते हैं, है ना, मेल पार्टनर के स्पर्म नहीं होते हैं, तो स्पर्म देके भी हम उसको फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, या किसी और फीमेल से एग लेकर और स्पर्म लेकर किसके, फादर के, उनको भी हम फर्टिलाइज करवा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं। चलो आगे आओ, अगर ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे, गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट वो एक सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है फॉर the development of baby, for fertilization and further development is another method attempted, ठीक है। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, गिफ्ट, देखो नाम समझते जाना बेटा, गिफ्ट, गिफ्ट के अंदर नाम याद रखोगे, गैमीट, क्या नाम याद रखोगे, गैमीट इंट्रा फेलोपियन, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्या होगा बेटा इसमें, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, ठीक है, ओवम मतलब फीमेल गैमीट हो गया ना, ये फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर एंड पुट इनटू अनदर फीमेल्स fallopian tube for fertilization and further development, ठीक है, याद रहेगा। अगर गैमीट का ट्रांसफर कर रहे हैं तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्यों होगा, जब एक फीमेल ओवम नहीं बना पा रही है बट बाकी सब कुछ है उसके पास, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, जिसके अंदर एक स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो ओवम के अंदर, स्पर्म को क्या कर दो बेटा, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो ओवम के अंदर। यहाँ आओ, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो इसमें करना क्या है,
अब इस केस में क्या है बेटा, ओवम तो ले लिया हमने, ठीक है, बट स्पर्म एक मतलब कोई पर्सन है, कोई मेल है, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है या उसके स्पर्म की जो काउंट है दैट इज़ वेरी लेस, इसको हम बोलते हैं कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। तो उसके स्पर्म इतने कम हैं कि ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए जा ही नहीं पा रहे हैं ओवम के पास। तब हम क्या करेंगे, उस फीमेल का ओवम लेंगे, बाहर लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली इसके हम साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर देंगे, हम लगा देंगे इंजेक्शन। ठहरो क्या कर देंगे, मान लो ये हमने ले लिया बेटा ओवम, ओवम का हमने ले लिया है, ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर लगा दिया है इंजेक्शन, ठीक है। तो ये इंजेक्शन लगा दिया, किसका इंजेक्शन, स्पर्म का, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, किसका साइटोप्लाज्म, ओवम का साइटोप्लाज्म, सीधा हमने स्पर्म्स के इंजेक्शन दे दिया। क्यों, क्योंकि जो मेल पार्टनर था उसके स्पर्म से हो सकता है हेल्दी ना हो, स्पर्म काउंट कम हो, तो उसके लिए भी एक एडवांस टेक्निक है, दैट इज सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ दो, किसको, स्पर्म को, ताकि क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो जाए। बस इतना ही तो चाहिए हमें फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर स्पर्म्स का इंजेक्शन देंगे तो ये ओवम क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज, फिर क्या होगा, दैट कैन बी डेवलप्ड इनटू जाइगोट। चलो अब देखो आगे, to form an embryo, sperm is directly injected into the ovum. याद रहेगा ICSI. Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female. किसी भी वजह से मेल मान लो ओल्ड एज है या कोई भी और पैथोलॉजिकल रीजंस हैं जो फीमेल के अंदर डिपॉजिट ही नहीं करवा पा रहा सीमेन को, मतलब स्पर्म्स को, या बहुत ही लो स्पर्म काउंट है उसके इजैकुलेशंस के अंदर, जिसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, तो उनको हम करेक्ट करेंगे बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, सीधा उस मेल का स्पर्म सीमेन लो और सीमेन को सीधा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज विजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो एक टेक्निक और यहीं पे हम लिख लेते हैं, इसी के साथ ही ICSI हमने डिस्कस किया। देखो ये हमने पहले हमने गिफ्ट और वो गिफ्ट किए थे, देन आ जाओ यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं, दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। चलो थोड़ा सा इनको स्टार कर लेते हैं, दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये मेल के स्पर्म्स लेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, स्पर्म के सीधे इंजेक्शन लगा देंगे साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। गिफ्ट क्या है बेटा, दिस इज गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, राइट। तो ये सारी टेक्निक हमने समझ ली है, आगे आ जाओ। could be corrected by artificial टेक्निक, इंसेमिनेशन टेक्निक। इस टेक्निक से क्या होगा बेटा, देखो सीमेन को कलेक्ट किया, चाहे हस्बैंड से ले लो या किसी डोनर से ले लो। विक्की डोनर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें क्या करते हैं, हेल्दी स्पर्म लेते हैं, कोई भी ऐसा मेल जो अपने हेल्दी स्पर्म डोनेट कर सके, या वो हस्बैंड के भी हो सकते हैं, उनको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे, किसके अंदर, चाहे तो विजाइना के अंदर कर दो, ठीक है, अगर हेल्दी स्पर्म्स है तो, और ड्यू टू एनी रीजन अगर मान लो स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है व्हाटएवर, तो उनको यूट्रस के अंदर कर दो बेटा, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। दो ऑप्शंस आर मैनी, सारी की सारी टेक्निक्स में क्या चाहिए, एक्सट्रीमली हाई मेडिकल एक्सपर्टीज, प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। देयरफॉर ये जो टेक्निक्स है प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। हालांकि इनके जो बेनिफिट हैं दे आर अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स हैं वो भी है इन सब बहुत सारी बातों, तो दीज आर मतलब अगेंस्ट एंड मेथड्स के, ठीक है। और सिंस द अल्टीमेट एम क्या है और सारे प्रोसीजर का कि बेबीज हो जाए, बच्चे हों, इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फेंड और मतलब ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स चाहिए, ठीक है, और पेरेंट्स को क्या चाहिए, बच्चे चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, अगर एक कपल जो है किसी वजह से अगर बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो
जस्ट अपनी उसके लिए पेरेंटिंग वो करना चाहते हैं तो किसी भी अनाथ बच्चे को गोद ले सकते हैं, ठीक है। एंड डेस्टिट्यूट, छोड़े हुए बच्चे हैं, ऑर्फेंड बच्चे हैं जो प्रॉबेबली सर्वाइव नहीं कर सकते टिल मैच्योरिटी तक, अनलेस उनकी केयर ना की जाए, तो हमारा लॉ जो है ना वो परमिशन देता है लीगल एडॉप्शन की। हालांकि इट इज as yet one of the best method for couples looking for parenthood। और जितने मर्जी आर्टिफिशियल आर्ट वाली टेक्नोलॉजीज तो हैं, ठीक है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि किसी और के स्पर्म कैसे हम मतलब बेबी को अपनाएंगे या वॉटेवर। और इससे भी बेस्ट तरीका है कि ऑर्फेंड और छोड़े हुए बच्चों को गोद ले लो, तो वो हमारा लॉ जो है वो इस बात की परमिशन देता है। और मेरी नज़र में भी दैट इज़ द बेस्ट मैथड टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पेरेंटहुड। बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे और माँ बाप को क्या मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ, आर्ट को देखो बेटा, आर्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। आर्ट के अंदर हमने पढ़ा, आर्ट के अंदर व्हाट वी हैव डिस्कस मेथड देखो हमने कौन कौन से करे। हमने करे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे हो सकते हैं, दैट कैन बी गिफ्ट, दैट कैन बी गैमीट का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। और हमने क्या करा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेल के स्पर्म लेके हम ओवम के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। गिफ्ट किया, ICSI किया, AI किया, और हमने क्या किया, हाँ IUT, गिफ्ट एंड IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये कब होगा, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। और ये वाला कब होगा, 8 पे कर लो, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, इसके अंदर सीधा हम गैमीट ले रहे हैं, राइट, ठीक है। चलो आगे चले। आई होप यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब होता है बेटा क्वेश्चन टाइम स्टार्ट, और ध्यान से क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है ये। सारे क्या है, PYQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्राइकोमोनियासिस है, बिल्कुल है। सिफिलिस है, एड्स है, तो इसका मतलब एनसेफेलाइटिस नहीं है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। आगे आ जाओ। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 16 ब्लास्टोमियर आगे बेटा, इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, 8 to 16 सेल स्टेज, दैट इज 8 ब्लास्टोमियर होते हैं तो हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर कर देते हैं। अब ज्यादा की स्टेज है, 16 ब्लास्टोमियर आ गए तो हम करेंगे इनका ट्रांसफर यूट्रस के अंदर, ठीक है। दैट इज IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। एक्शन ऑफ क्रीम एंड जेली इज स्पर्मिसिडल जेलीज। हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स के अंदर पढ़ा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जब हम कंडोम्स या कुछ बैरियर मेथड यूज करते हैं तो उसके साथ कुछ स्पर्मिसिडल जेलीज को यूज किया जाता है जो स्पर्म्स को किल कर देती हैं और इमोबिलाइज कर देती हैं, किसको, स्पर्म्स को। तो हमारा आंसर हो गया है B, ठीक है। आगे आओ। Which of the following statement is correct with reference to the test tube baby? Test tube baby, fertilization of the egg is affected outside the body. Fertilized egg is then placed in the womb of the mother where the gestation is completed. Yes, ठीक है. Fertilization of affected female then नहीं. It is then taken out नहीं. A prematurely born baby is reared in the incubator. No. Fertilization again growth of the embryo affected in the last test tube. नहीं. A1 क्या करेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन को बाहर करवाएंगे और जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा उसको प्लेस कर देंगे कहाँ, मदर के यूट्रस में, दैट इज वूम में, और जहाँ पे क्या होगा, पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर कर रहे हैं अब हम, इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। यस,
Yes, नहीं. Who cervical canal is too narrow? No. Who cannot produce? Yes. Who cannot produce ovum? Ovum produce नहीं कर पा रही है, तभी तो हम क्या ले रहे हैं, फीमेल गैमीट ओवम कहीं दूसरी फीमेल से ले रहे हैं, डोनर से. ठीक है, चलो आगे आ जाओ. मैच करना आपको फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो कि दी गई है कॉलम 1 के अंदर, और इनको इनके कॉजेटिव एजेंट के साथ, जिनको कि हमने अभी अभी बहुत अच्छे से समझा है. चलो, गोनोरिया कॉज्ड बाय निसीरिया, तो ए के सामने आ गया है बेटा हमारा 2. सिफिलिस के सामने आ गया है ट्रिपोनिमा, बी के सामने आ गया है हमारा 3. जेनाइटल वॉर्ड्स कहाँ होंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से, सी के सामने आ गया है हमारा 4. और एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, दैट इज डी के सामने आ गया है 1. तो देखो 2 3 4 1, यस डी आंसर होगा बेटा हमारा यहाँ पर डी. चलो आगे आ जाओ. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form of this technique is gamete internal fallopian, नहीं, internal fallopian transfer, no, gamete intrafallopian transfer. अभी हमने समझा था what is GIFT, gamete intrafallopian transfer. In vitro fertilization is a technique that involves the transfer of which one of the following into the fallopian tube. In vitro fallopian tube में बेटा हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, दैट इज IVF टेक्निक. और हमें पता है इसके अंदर एम्ब्रियो चाहिए हमें अप टू 8 सेल स्टेज, आइदर जाइगोट हो या अर्ली एम्ब्रियो हो अप टू 8 सेल स्टेज. यस, आंसर होगा बेटा हमारा इसमें बी. ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो 3 पार्ट्स में हमने ये पूरा का पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया, और आज की क्लास में हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हमने डिस्कस किया अबाउट STDs, और इसी के साथ ही हमने डिस्कस की ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. एंड नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल.